नमस्कार दर्शकों, मैं अंशिता आपके साथ हाजिर हूं और आप देख रहे हैं डीवी लाइव ब्रेकिंग। तो यहां पर आपने देखा कल सभी जगह पर जो है एग्जिट पोल के नतीजे आ गए और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें साफ साफ ये पता चल गया है कि बीजेपी की हालत खराब है। बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे रहे हों या फिर हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे रहे हों, दोनों ही राज्यों में बीजेपी पीछे नजर आ रही है। हालत बहुत खराब है और इस वजह से बीजेपी में खलबली भी मची हुई है। डीवी लाइव का एग्जिट पोल आप सभी साथियों ने हमारे देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा। इसमें साफ साफ जो नतीजे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में नजर आ रही है। जबकि बीजेपी, अगर हम पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जिस तरह से जब 10 साल पहले वहां पर चुनाव हुए थे तो जम्मू रीजन में 25 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई थी। तो बीजेपी को लग रहा था कि इस बार भी स्थिति वहां पर अच्छी होगी, लेकिन जो 370 का जो मामला रहा वो बीजेपी के पक्ष में नहीं भुना पाई बीजेपी, क्योंकि जो सपने वहां की जनता को दिखाए थे बीजेपी ने वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। डीवी लाइव ने खुद टीम वहां पर पहुंची थी, वहां के लोगों से बातचीत की थी। आप लोगों ने वो तमाम वीडियोस देखे होंगे, हमने चैनल के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाई थी कि वहां पर जो हिंदू हैं जिनको अपने पक्ष में भुनाने की बीजेपी कोशिश कर रही थी लगातार, वो भी अब नाराज हैं। खासकर जम्मू में भी नाराजगी है, क्योंकि 370 के बहाने से ये संदेश देने की कोशिश की थी बीजेपी ने, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि अगर 370 हट जाएगा तो वहां पर विकास होगा। लेकिन जो स्थिति वहां पर जमीनी स्थिति जो बनी हुई है वो ये है कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, जिससे जो हिंदू हैं वो ही अब नाराज हो गए। यानी अब जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में बीजेपी की स्थिति जो है ज्यादा खराब है, हालत ज्यादा खराब है और ये एग्जिट पोल में साफ साफ नजर आया और एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार फिर से कि डीवी लाइव के एग्जिट पोल में क्या कुछ रहा, देख लीजिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल को हम आप तक पेश कर रहे थे और फाइनल आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों को 41 से 53 यानी 41 से 53 सीटें मिल सकती हैं। पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। यह सूरत हाल है जम्मू कश्मीर का 90 सीटों वाली विधानसभा का। उधर हरियाणा में भी 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से बीजेपी जो भी सत्तासीन है, सत्ता पर काबिज है और 2 बार से लगातार क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी, यह सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि 15 से 25 सीटें आ सकती हैं, मैक्सिमम 25, मिनिमम 15 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 54 यानी 54 से 64 यानी 54 से 64 सीटें आ सकती हैं हरियाणा के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को, जेजेपी को 0 से 2 सीटें आ सकती हैं और अदर्स को 6 से 14 सीटें आ सकती हैं। ये आंकड़े जो हैं ये हम आप तक रख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव और इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, इस खबर के साथ तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, पहले हम जम्मू कश्मीर की यहां पर बात करेंगे। वहां पर बीजेपी जो ये सोचकर चल रही थी कि परिसीमन भी कहीं ना कहीं उसके पक्ष में हुआ है, जम्मू में ही 6 सीट्स बढ़ाई गई तो उसको फायदा हो सकता है। लेकिन जो स्थिति यहां पर नजर आ रही है, जो हालात यहां पर नजर आ रहे हैं वो ये कि बीजेपी बहुत पीछे नजर आ रही है। तो अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल यहां मौजूद है, वो हमें बताएंगी कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। तो आंचल, मैं जानना चाहूंगी और आपके माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगी कि क्या वहां पर हालात हैं, क्या आपको लगता है? जी अंशिता, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा के जो इस टाइम पे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जो डीवी लाइव ने जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक कांग्रेस को 54 से 64 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसके हिसाब से 42% वोट मिल रहा है कांग्रेस को। और वहीं बीजेपी 15 से 25 सीटों पर बढ़त बना रही है। लेकिन अगर हम जेजेपी की बात करें तो वो 0 से और सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर अन्य की बात करें तो 6 से 14 सीटें अन्य को मिल रही हैं, अन्य के खाते में जा रही है। और अगर हम जम्मू कश्मीर पे जाएं, जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हाल सामने आ रहा है कि जो डीवी
लाइव के एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल रही हैं, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है उसको 41 से 53 सीटें मिल रही हैं, और अन्य को 10 से 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, ऐसा अनुमान। मतलब जो बीजेपी ये सोचकर चल रही थी कि अकेले जम्मू में, जब 10 साल पहले वहां पर चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो 25 सीटें जो है जम्मू से ही बीजेपी को मिल गई थी, लेकिन इस बार आप और जो डीवी लाइव का एग्जिट पोल जो हमारे तमाम साथियों ने देखा वो ये बता रहा है कि इस बार कुल बीजेपी 20 से 25 पर सिमटने वाली है। ये बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है एक बार के लिए, क्योंकि जो बीजेपी ने सोचा था, जो अनुमान लगा रही थी, जिस तरीके के पीएम मोदी बयान दे रहे थे, बार बार बातें कर रहे थे कि इतनी सीटें हम ले आएंगे, कहीं ना कहीं वो सारे बयान उनके झूठे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीबी लाइव का एग्जिट पोल जो सामने आया उसमें निकलकर सामने आ रहा है कि सिर्फ 20 से 25 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर में उनको मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए अपने आप में। मतलब घाटी में तो पहले ही बीजेपी की स्थिति खराब ही है, वहां पर कभी भी जो है बीजेपी अच्छी नहीं, वहां पर आंकड़े मिले हैं उसको, और जम्मू में इस बार सोचकर चल रही थी बीजेपी कि उसको फायदा हो सकता है, 370 को बहुत भुनाने की कोशिश की। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि पूरे देश में 370 के बारे में चर्चा कर रही थी बीजेपी, और लगातार अपने जितने भी चुनाव प्रचार उसने किए उसमें जो है चर्चा की। अमित शाह अगर महाराष्ट्र जा रहे हैं तो वहां 370 की बात कर रहे हैं, दूसरे किसी राज्य में जा रहे हैं तो 370 की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में खड़े होकर वो इसका जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह जो माना गया है आंचल, वो शायद मुझे लगता है कि यही कि वो खुद जानते हैं कि इस मुद्दे को वो अपने पक्ष में नहीं भुना पाए, बल्कि जनता में वहां नाराजगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मुद्दा कहीं ना कहीं उसी तरीके से है जैसे राम मंदिर का मुद्दा था यूपी के लिए, और जो जहां भी पीएम मोदी, अमित शाह, जो भी बीजेपी नेता थे, बार बार राम मंदिर का जिक्र करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उनको झटका लगा, क्योंकि जहां पे उनका ये गढ़ माना जा रहा था कि हमने राम मंदिर बनाया है तो हमें वहां से वोट मिलेगा, लेकिन वहीं पर बहुत करारी हार मिली थी बीजेपी को, बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा था। और वही चीज अब जम्मू कश्मीर में भी दोहराई जा रही है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रहे थे कि 370 के कुछ प्रावधान को, मतलब अनुच्छेद बदले गए और कुछ अलग देखा गया, लेकिन अब जो है बीजेपी को इस चीज का झटका लगता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है कुछ ही टाइम में, वो तो 8 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा। जी, सभी की नजरें, जैसे कि आपने कहा आंचल, बिल्कुल आपने अगर यूपी वो लोकसभा चुनावों का जिक्र किया है और अयोध्या सीट का जिक्र किया है, तो यहाँ पर इस वजह से एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या वैष्णो देवी सीट भी बचा पाएगी बीजेपी? आपने कहा तो उसके वजह से मैंने इस चीज का जिक्र किया है यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए सभी की निगाहें जम्मू कश्मीर पर भी टिकी हुई है, क्योंकि पूरे 10 साल बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं और अभी तक जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जैसे कि आप जानते हैं। तो इस वजह से सब जानना चाहते हैं, सभी का नजर है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि उसने जिस बहुत दिनों तक इस चुनाव को टालने की भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की, उसके बाद जाकर दबाव में बीजेपी को चुनाव के लिए वहां राजी होना पड़ा। और अब भी जो 10 साल का पूरा गैप लेने के बाद भी जो नतीजे वहां पर आते नजर आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल कह रहा है, वो ये है कि बीजेपी उतना फायदा अपने आप को नहीं पहुंचा पाई है जितनी उसकी कोशिश रही। फिलहाल हरियाणा की भी अगर हम बात कर ले तो हरियाणा में भी हालत ज्यादा खराब है, और हरियाणा की तो लहर ही वहां नजर आ रही है कि कांग्रेस की लहर है, राहुल गांधी की लहर है। जिस तरह से राहुल गांधी लास्ट जो आखिरी के दिनों में बिल्कुल उन्होंने हरियाणा में ही डेरा जमाया, जिस तरह से उन्होंने विकास यात्रा भी वहां पर निकाली, तो उसके से भी पूरा माहौल वहां पलटता हुआ नजर आ रहा है। खुद जो बीजेपी के ही जो नेता हैं उनके भी जो है इस तरह के अब डामाडोल स्थिति वाले बयान आने लगे हैं। जो बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले गए, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कुछ नेता तो ऐसे रहे, जैसे अशोक तंवर की हम बात करें तो उन्होंने सुबह में बीजेपी के लिए प्रचार किया और शाम में वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरह की जो लगातार खबरें आ रही हैं उससे ये साफ अंदाजा हो जाता है, और जिस भी राज्य में दल बदल होता है और दल बदल जिस तरफ हो रहा होता है, जिस पार्टी की तरफ ज्यादा नेता जा रहे होते हैं, ये साफ हो जाता है कि वहां पर सरकार उसी की बन रही है। तो हरियाणा को लेकर आपका क्या कहना है, थोड़ा बताएं। मैं ये कहूंगी कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी को हरियाणा में ये सब चीजें देखनी पड़ी हो। इससे पहले भी जब चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के नेता जा रहे थे तो वहां गांव-गांव में उनका विरोध हुआ था। हर कोई, मतलब गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, उनको प्रचार करने भी नहीं दिया जा रहा था। तो उसी से साफ हो जा रहा था कि हाँ, इस बार हरियाणा की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, बदलाव की लहर दिखाई दे रही थी। और जब हरियाणा की टीम वहां गई, मतलब डीबी लाइव की टीम हरियाणा में गई वहां पे देखने के लिए कि जनता का रुख क्या है, जनता क्या चाहती है, उनके मुद्दे क्या हैं, तो वहां पे साफ दिखाई दिया कि हरियाणा की जनता इस बार बदलाव चाहती है, और जो लहर दिखाई देने लगी है और अभी भी दिखाई दे रही है।
जी, तो यहाँ पर जैसा कि आंचल हमें बता रही है कि हरियाणा में भी बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही है, और ये सिर्फ हमारा ही नहीं, ये तमाम एग्जिट पोल और भी आ रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि इस बार हालत खराब है बीजेपी की, और खुद बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। संघ प्रमुख के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खासकर संघ प्रमुख के बयान तो तभी से आने लगे थे जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, क्योंकि उससे पहले जेपी नड्डा ने जो है ऐसा एक बयान दिया था जिससे संघ प्रमुख नाराज हो गए। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी इतनी सक्षम है कि उसे संघ की अब जरूरत नहीं है। इस वजह से संघ लगातार नाराज था और उसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। और जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, संघ प्रमुख का गुस्सा खुलकर बार बार सामने आ रहा है। लेकिन अब जब एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसके साथ ही संघ के एक तरह से फिर से बयान आने लगे संघ की तरफ से, हिंदू राष्ट्र वाली बातें दोबारा से करने लगे हैं संघ प्रमुख। तो इस पर भी हम आगे बने रहेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे दोनों राज्यों के, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, तो हम डीवी लाइव की टीम सुबह 5 बजे से आपके पास जो है नतीजे पहुंचाएगी। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और 8 अक्टूबर को टाइम टू टाइम पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिलहाल हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ पर चीफ की हम बात करें, मोहन भागवत का जो बयान आया है, अभी हाल ही में वो राजस्थान के दौरे पर हैं, 4 दिवसीय दौरे पर हैं, और उन्होंने वहां पर कहा कि हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही था। अब यहाँ गौर करने वाली बात जो है आंचल, वो ये है कि 80-20 का जो लेकर चलती आई है बीजेपी अभी तक, 80-20 में बंटवारा करती आई है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन उसका जो है उसे फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो 80 करके जो उसने हिंदुओं को एकजुट वो करने की कोशिश की, हम 20 को अलग करके 80 एकजुट हो जाएं, लेकिन वो हिंदू भी बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की जो साजिश है बंटवारे की, जिस तरह के उस पर आरोप लगते हैं, उसे कहीं ना कहीं जनता समझ गई और वो 80 जो है एकजुट नहीं हो पाए हैं। तो अभी जो मोहन भागवत का बयान आया है, उसको उसके क्या मायने हैं, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत ने बयान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। मतलब सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया कि जो मतलब कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जो भाषा के टाइम पे और जाति के हिसाब से बांटना चाहते हैं हिंदुओं को, उन्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, एकजुट होना है, और जो भी ऐसी बातें करती है उनके खिलाफ लड़ना है। उनके कहने का मतलब ये था साफ साफ, और ये बहुत बड़ा बयान है। कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा से ही आरोप लगाता आया है पीएम मोदी को लेकर कि अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, किसी भी रैली में जाते हैं वो इसी तरीके के बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का बयान ऐसा आता रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था, जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की थी। और अब इसी पे आरएसएस का बयान जो सामने आया है, और मैं आपको बता दूं कि ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब एक दिन पहले यानी कि कल ही पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रैली की थी, और उस रैली में उन्होंने ना तो रोजगार की बात की, ना ही विकास की बात की। उनका जो ध्यान केंद्रित था वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर था कि कांग्रेस पर निशाना साधना। इस दौरान उन्होंने ना तो कोई चुनावी वादे किए, ना ही कुछ और बयान दिए, सिर्फ कांग्रेस को लेकर उन्होंने बोला कि हाँ कांग्रेस इस तरीके के मतलब गलत वादे करती, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की गई एक तरीके से। मतलब जो लगातार वो हमेशा से करते आए कि जब भी कहीं चुनाव होता है या संसद में भी यहाँ तक कि बोलना होता है, तो पीएम मोदी का फोकस सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल पर रहता है, कांग्रेस पर हमला वो निशाना साधते हैं, हमला करते हैं। और ऐसा ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए जब वो जो है रैली करने पहुंचे, तो उस दिन वहां क्योंकि राहुल गांधी भी मौजूद थे और राहुल गांधी के तमाम वीडियो सामने आए, जिस तरह से वो अचानक ही दलित बस्ती में भी पहुंच गए थे, तो इससे एक माहौल बन गया। जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले हरियाणा में कमान संभाली और उसका असर भी नजर आ रहा है, इसी तरह से हरियाणा में जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, राहुल गांधी ने तुरंत जो है महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमान संभाली, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरह से दलितों की बात राहुल गांधी करते हैं, जिस तरह से और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात राहुल गांधी करते हैं, वो चीज अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयानों से साफ साफ नजर नहीं आती है, गायब दिखाई देती है। यहां तक कि पीएम मोदी भी सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, ये चीज उनके बयानों में भी दिखाई दी। लेकिन इस पर पवन खेड़ा ने जबरदस्त पलटवार किया है। क्या कुछ किया है, कहा है पवन खेड़ा ने, पहले आपको सुना देते हैं। कोशिश करते हैं तो कांग्रेस को लगता है उनका जो देश को बांटने का एजेंडा है वो विफल हो रहा है, और कांग्रेस का एकमात्र पुत्र है देश को तोड़ने। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए पहले अपनी राजनीति ठीक करें, फिर ये देश सुधर सकता है। आपकी राजनीति की वजह से आज देश की ये स्थिति है।
दूसरा सवाल सर ये है कि कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि तो जैसा कि आपने सुना, पवन खेड़ा ने साफ साफ कहा है कि ये प्रधानमंत्री वो बात कर रहे हैं जो उनके मुंह से शोभा ही नहीं देती है। मतलब खुद बांटने की बात करते हैं, खुद कपड़ों से पहचानते आए हैं, टोपी देखकर पहचानने वालों की बात करने वाले, बांटने वाली बात करने वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस बांटने का काम कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने पलटवार किया है और इसी पर संजय राउत का भी बयान आ गया है। उन्होंने भी जो है घेरा है एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर, और प्रधानमंत्री के जो ये बयान आया है महाराष्ट्र में उसको लेकर उन्होंने घेरा है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, पहले सुन लेते हैं। तो ठीक है, उससे हम उस पर बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी आराधना मौजूद है। उनके पास क्या कुछ जानकारी है वो मैं पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी, उसके बाद हम संजय राउत ने क्या कुछ कहा उसे भी सुनेंगे। तो आराधना, क्या जानकारी है आपके पास? पीएम मोदी के बयान की अगर हम बात करें तो जैसा कि पवन खेड़ा ने अभी कहा, यहाँ तक कि मोहन भागवत खुद ये बात कह रहे हैं कि अब हम बांटो और राज करो की नीति पे नहीं जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, ये बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वहीं पीएम मोदी के बयान देखिए तो कहीं ना कहीं अंश वो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, और कांग्रेस साफ तौर पर इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस का पलटवार ये सामने आता है कि पीएम मोदी जो काम खुद करते हैं वो आरोप हम पे लगा रहे हैं, ये बात उन पे शोभा ही नहीं देती है। और लोकसभा चुनाव के टाइम पे ही अगर हम बात करें तो पीएम मोदी के बयान उस टाइम पे भी कुछ इसी तरह से आए थे। उन्होंने जिस हिसाब से उनकी भाषा की मर्यादा पर सवाल उठने लगे थे, जिस हिसाब से उन्होंने समुदाय विशेष को लेकर निशाना साधा था, जिन मुद्दों पे उन्होंने बात की थी, वो मुद्दों की तो बात ही नहीं करते ना, मतलब जी हाँ, देखा जाए तो मुद्दों की तो बात ही नहीं करते। उनकी बातें ज्यादातर कहीं ना कहीं किसी समुदाय पे निशाना साधने की होती है, या फिर कोई भी ऐसा, वो हमेशा ज्यादातर कांग्रेस को टारगेट करते हैं। या तो वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे इतनी बार गालियां दी गई, इस तरह के बयान जो आते हैं उनकी तरफ से, या फिर उनका निशाना कांग्रेस होता है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है आराधना, कि वो जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट में है, और यही रीजन है कि वो राहुल गांधी की छवि को कमजोर नहीं कर पा रही है, क्योंकि पहले करोड़ों रुपए लगाए गए राहुल गांधी को पप्पू प्रोजेक्ट करने में, लेकिन अब वो पैसा भी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह का कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी पूरी तरह घिरी हुई है, और अब पहले हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और आज और क्या क्या बड़ी खबरें हैं जो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। पहले हम सुन लेते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा था, सुनिए। ये अच्छे इरादे नहीं रखते हैं, मुझे मालूम है उनके स्पीच राइटर कौन है। ये जो स्पीच राइटर है प्रधानमंत्री जी के, वो मोदी जी के स्पीच में गलत इतिहास, गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे रहने वाली पार्टी है। वहां तो आरएसएस उस वक्त नहीं थी, ना बीजेपी थी, तो देश के लिए लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस थी। पंडित नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक सब कांग्रेस के नेता थे। तो मोदी जी को ये नई जो इंफॉर्मेशन कहां से है कि देश के खिलाफ लड़ने वाले एक साथ, हम सभी लोग कभी ना कभी मोदी जी के साथ काम करने वाले लोग हैं ना। ममता बनर्जी एनडीए में थी, शिवसेना एनडीए में थी, अकाली दल एनडीए में था, सभी। तो तभी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम देश को विभाजित करने वाली शक्तियां है या कुछ और है या कुछ और है। ये राजनीतिक भाषणबाजी होती है, चुनाव के समय ऐसे भाषण होते हैं, लोग गंभीरता से नहीं लेते, और मोदी जी के भाषण को आजकल कोई इस देश में गंभीरता से नहीं लेते। ये बहुत दुर्भाग्य है देश का कि प्रधानमंत्री का भाषण लोग। तो संजय राउत ने यहां पर बहुत बड़ी बात कह दी है कि पीएम मोदी की बातों को अब कोई गंभीरता से ही नहीं लेता है, और उसके साथ ही संजय राउत ने बिल्कुल उसी तरह बयान दिया है जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों दिया था, जब बीजेपी की तरफ से पीडीपी पर निशाना साधा गया था। तब उमर अब्दुल्ला ने साफ यही कहा था कि जब पीडीपी उनके समर्थन में थी या जब उनके साथ गठबंधन में थी, तब तो इस तरह की बातें नहीं दिखाई दे रही थी कि वो पाकिस्तान से मिली हुई है या जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश कर रही है, अलगाववादियों के साथ मिली हुई है। लेकिन आज अगर वो खड़ी हुई है अलग, तब जो है बीजेपी इस तरह के गंभीर जो है आरोप लगा रही है। ऐसा ही बयान इस बार संजय राउत ने दे दिया है कि जब शिवसेना उनके साथ थी तब इस तरह का नहीं नजर आया था कि वो बांटने की बात करते हैं। तो ये बीजेपी अब अपने ही बयानों में घिरी नजर आ रही है, जो है राजनीतिक जो बयान दे रही है उसकी कोशिश ये है कि वो एमबीए को घेर लेगी, उसकी कोशिश है कि वो कांग्रेस
को घेर लेगी, लेकिन यहां पर उसके ही दाव या पीएम मोदी के जितने भी बयान है वो उन्हीं के लिए उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। वापस हम एग्जिट पोल की यहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल ने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया है। एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आए हैं, बीजेपी में खलबली मच गई है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन है, उसमें उत्साह की लहर नजर आ रही है और इसी वजह से लगातार जो है बयान आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के। तो हम आगे और सुनेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है या भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या बयान आया है, तमाम दूसरे नेताओं की तरफ से क्या बयान आया है। फिलहाल पहले हम जम्मू कश्मीर की यहां पर बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी बीजेपी खेल करने की कोशिश करती नजर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक विधेयक इस तरह का पास किया था बीजेपी की तरफ से कि 5 मनोनीत जो है वहां पर राज्यपाल, उपराज्यपाल जो है उनकी तरफ से 5 विधायकों के नाम आगे बढ़ाए जाएंगे, तो उस पर लेकर बहुत ज्यादा कांग्रेस ने हंगामा मचा दिया है, बीजेपी इस पर घिर गई है। क्या जानकारी है हम अपनी सहयोगी से जानना चाहेंगे उनके पास। आराधना, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल भी जिस तरह के नतीजे बता रहे हैं, या फिर हम अगर बात करें, चुनाव जब शुरू हुआ था तब से माहौल बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बीजेपी के समर्थन में लोग थे, बल्कि गुस्सा दिख रहा था। 370 लागू करके 370 के प्रावधानों को हटाकर बीजेपी ने सोचा था कि शायद वो अपना जन समर्थन बढ़ा ले, पर शायद असर इसका बहुत ही उल्टा हुआ। लोग बीजेपी के खिलाफ नजर आए और एग्जिट पोल भी कुछ ऐसे ही नतीजे बता रहे हैं। तो ऐसे में चाहे बीजेपी के बयान हो, चाहे उसके एक्शंस हो, दोनों ही कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाई नजर आ रही है दोनों में उसकी। और अभी हाल ही में ये सामने आया कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर तो चुनाव हो गए, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां से विधायकों को मनोनीत किया जाएगा, उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे, उनका नाम आगे बढ़ाएंगे। मतलब एक तरह से जो सत्ताधारी दल है वो ही उस नाम को आगे बढ़ाएगा, यही कहा जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष वही सवाल उठा रहा है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो जब लोगों के पास अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि करने के लिए लोगों को वो खुद चुनेंगे। तो ऐसे में ये अधिकार उनसे क्यों छीना जा रहा है? वो 5 सीटें पहले ही क्यों किनारे कर दी गई और ये कार्ड पहले नहीं खोला गया? ये कार्ड अचानक से अब खुलकर सामने आ रहा है कि 5 सीटों पर विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। मतलब बीजेपी सिर्फ ये करने की कोशिश कर रही है यहां पर भी कि जोड़ तोड़ करके बहुमत तक पहुंच जाए, लेकिन जनता समझ चुकी है और जो 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डीवी लाइव सुबह 5 बजे से आपको पल पल की अपडेट देगा, कहां क्या कितनी वोटिंग हुई, कितना क्या कहते हैं, कौन सी सीट्स आगे चल रही हैं, कौन सी सीट्स पर कांग्रेस आगे है या क्या नतीजे, आपको पल पल की अपडेट डीवी लाइव से मिलती रहेगी। 8 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आप तक एक एक जानकारी पहुंचाएंगे, सटीक जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे आप देख ही चुके हैं और पहले भी आप हमारे नतीजों को देख चुके हैं, कितने सटीक जानकारी डीवी लाइव की तरफ से आपको पहुंचाई जाती है। तो ऐसे 8 अक्टूबर को भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सुबह से शाम तक हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं एग्जिट पोल के नतीजों से। जो खलबली मची है, जो उत्साह मचा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर या दूसरे तमाम विपक्षी दलों के अंदर, तो पहले अभी हम हुड्डा की तरफ से क्या बयान आया है उस पर बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कहा हुड्डा ने। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है। तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूं भाई लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो कह रहे सर ये एग्जिट पोल है, भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का घोषणा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था में तो शर्म आ गई, ऐसा प्रति सरकार है ही।
तो जैसा कि आपने देखा तमाम विपक्षी दलों की तरफ से या खासकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें एक उत्साह के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साफ साफ लग रहा है कि सीएम की कुर्सी की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आएगी तो कुर्सी उन्हीं को मिलने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर बहुत उत्साह उनके बयान में साफ साफ नजर आया। इससे पहले संजय राउत के जो बयान था उसमें भी साफ साफ वो उत्साह देखने को मिला कि अभी जो हरियाणा के एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए सामने या जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े आए सामने उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एमबीए को भी एक उत्साह मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है कि आगे आने वाला जो महाराष्ट्र चुनाव होगा उसमें भी बीजेपी ऐसे ही एनडीए बीजेपी पिछड़े हुए नजर आएंगे। और अब इस जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है, हमारे साथ अविनाश जी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ माहौल बन गया है एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद। क्या कहना चाहेंगे अविनाश? नहीं, एग्जिट पोल जो आए हैं हरियाणा को लेकर वो सभी 13 एग्जिट पोल करीब 13-14 टीवी चैनल और वेबसाइटों ने जो एग्जिट पोल किए हैं उन सभी में एक चीज साफ है कि कांग्रेस को साफ बहुमत मिल रहा है। जिस एग्जिट पोल ने कांग्रेस को सबसे कम सीटें दी हैं वो भी मान के चल रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाएंगी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 है। यानी कि ये आप ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस को बहुमत तो मिल रहा है, सीटों का आंकड़ा क्या होगा ये 8 तारीख को देखना है। संभवतः 70-80 तक भी कांग्रेस पहुंच सकती है, लेकिन अभी उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और वैसे भी एग्जिट पोल से पहले ही जो ज़मीन पर हमारे जो रिपोर्टर्स गए थे तो ये चीज़ उनको साफ साफ दिखाई दे रही थी कि बीजेपी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जिस व्यक्ति को बीजेपी ने 9.5 साल सीएम बना के रखा उसको वो पोस्टर पर भी जगह देने को तैयार नहीं हो रहे थे। यानी उनको भी लग रहा था कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए 6 महीने पहले वो चेहरा भी बदला, लेकिन चेहरा बदलने का आपने जो उनका जो परिणाम था वो लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे गया था जब वो आधी सीटें हार गए थे। और उसके बाद से एक साफ दिखाई दे रहा था कि जो नाराज़गी है वो बढ़ती जा रही है। और उस सैनी ने कोशिश जरूर की है लेकिन वो कोशिश कोई काम करते हुए नहीं दिखाई दी है। जो 9.5 साल का जो उनका कार्यकाल था वो उन भारी पड़ा है। और ये आप मान के चलिएगा कि जो 8 तारीख को चुनाव रिजल्ट आएंगे वो 2 घंटे के अंदर ही तस्वीर एकदम साफ करके रख देंगे। 2 घंटे के अंदर ही बीजेपी के नेता शायद हार मान जाए। अभी चेहरे तो अभी भी उनके बुझे हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं मतलब आप जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल हरियाणा में तो पहले ही कांग्रेस की लहर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं खट्टर को हटाने का जो दांव चला गया वो भी अब कारगर साबित होता नहीं आ रहा है नजर। उसके अलावा एक और फैक्टर मुझे जो लगता है वो हरियाणा में शायद बीजेपी की अंदरूनी कलह भी एक बड़ी वजह बन सकती। क्या लगता है आपको? नहीं, अंदरूनी कलह तो हर पार्टी में होती है। चुनाव के समय टिकट बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। बीजेपी में इस बार कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल पूरे हरियाणा में बना हुआ था। किसी को भी लेके आते बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था ये इसकी जो आप मान के चलिएगा बीजेपी हाईकमान को ही पता था। नरेंद्र मोदी हरियाणा में प्रचार करने के लिए गए, सिर्फ उन्होंने 4 रैलियाँ की। 100 घंटे पहले उन्होंने हरियाणा छोड़ दिया। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होती है और नरेंद्र मोदी 1 तारीख के बाद हरियाणा नहीं जाते हैं। यदि हम पिछली बार की तुलना करें तो 2019 में जब बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, वैसे मीडिया ने तो जो माहौल बनाया था कि बीजेपी 70 सीटें जीत रही है, 80 सीटें जीत रही है, लेकिन उनको 40 सीटें आई थी। उस दौर में नरेंद्र मोदी ने 7 रैलियाँ की थी और इस बार उन्होंने सिर्फ 4 रैलियाँ की। रोड शो इस बार उन्होंने कोई नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के लिए पहचाने जाते हैं। और जब हरियाणा में चुनाव चल रहा था तो हरियाणा में वो जितनी रैलियां कर रहे थे उतनी रैलियां वो महाराष्ट्र में कर रहे थे। महाराष्ट्र वो हर हफ्ते पहुंच रहे थे, लेकिन हरियाणा हर हफ्ते नहीं पहुंचे वो। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी मैदान छोड़ चुकी है। सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रही है कि सरकार उनकी है, उन्हें बताना था कि भाई हमने अच्छा काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी का हरियाणा नहीं जाना ये साफ साफ बता रहा था कि बीजेपी चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को उन्होंने ना तो चेहरा प्रोजेक्ट किया, ये तो आप देखते हैं कि छोटे से छोटा पंचायत चुनाव भी होता है तो वहाँ वो नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब तो ये देखना है कि जब 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो जो टीवी चैनल है वो फोटो किसकी लगाएंगे, नरेंद्र मोदी की लगाएंगे कि जेपी नड्डा की लगाएंगे। जी, तो मतलब सैनी को जो लाया गया आखिरी समय में 6 महीने पहले जो बदला गया उसका भी फैक्टर काम नहीं किया, इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि 9.5 साल तक आपने जो काम किया है, अब अंतिम समय पर आप रेवड़ी बांटने की कोशिश करते हैं तो वो चलता नहीं है। पब्लिक ये देखती है, जनता ये देखती है कि आपने पहले काम क्या किया है और जो चीज़ आप लेके आए हैं जरूरी नहीं कि सरकार बनाने के बाद इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। जनता का भरोसा बीजेपी खो चुकी थी हरियाणा में और उसका जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट 8 तारीख को आपको दिखाई दे जाएगा। तो हमारे सहयोगी अविनाश जी का कहना है कि
मोदी ने पहले ही दूरी बना ली थी, पीएम मोदी ने हरियाणा से, और इसका नतीजा साफ साफ नजर आया जब उन्होंने रैलियां भी गिनी चुनी की, 4 रैलियां कुल की और एक भी रोड शो नहीं किया। और ये वाकई में बहुत ही जो है ध्यान देने वाली बात है कि पीएम मोदी गायब रहे चुनाव प्रचार से, जबकि सबसे पहले पीएम मोदी ही सबसे ज्यादा रैलियां करते नजर आते हैं, किसी और को तो मौका ही उतना नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हरियाणा चुनाव में देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में भी हालात थोड़े थोड़े से खराब ही नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल हमने ये जाना कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए उसके बाद से विपक्षी दलों में कितना उत्साह है, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद बीजेपी के नेताओं का क्या हाल है, उनके क्या बयान आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले अनिल विज की हम बात करते हैं, क्या कहा है अनिल विज ने, सुन लेते हैं। देखिए, एग्जिट पोल है, इनकी पोल कई बार खुल चुकी है और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। एग्जिट पोल सही साबित होंगे, उन्होंने कहा 65 के आसपास। अब देखिए, अब ये दावे और वो अभी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। ये सारी बात होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब बात होगी। नतीजा है, चलो तरह तरह की बातें लोग करते हैं, अब हर व्यक्ति का तो कोई जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती है। सर, आम आदमी पार्टी भूमिका निभाएगी, सुशील गुप्ता का भी बयान आया, उन्होंने कहा हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो साथ लेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी नाम की चीज कहीं नहीं है और ना वो थी चुनाव के दौरान ना। तो सुना आपने, अनिल विज अपने मन को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ सवालों को टालते हुए यहां पर नजर आए कि देखा जाएगा 8 अक्टूबर को जो भी होगा। हालांकि कह रहे हैं कि ये नतीजे तो आते रहते हैं, ऐसे आंकड़े बहुत आते हैं, ये हवाई बातें, बहुत कुछ उन्होंने कहने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात थी वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे। उनके चेहरा साफ साफ बता रहा है, जो बुझा हुआ चेहरा है वो बता रहा है कि वो भी समझ के बैठ चुके हैं कि इस बार हरियाणा में हैट्रिक नहीं लगने वाली है, परंपरा जरूर टूटेगी, कि केंद्र में अगर एनडीए है तो हरियाणा में एनडीए या बीजेपी नहीं आएगी, ये परंपरा इस बार टूटने वाली है। और ये बात साफ साफ अनिल विज के चेहरे से, उनके बयानों से झलक रही है। और ऐसे ही अब हम श्रुति चौधरी का भी बयान आगे सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। पहले सुनते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये एग्जिट पोल बार बार ये सामने आया है बात कि असलियत जो है इनके अंदर कभी नहीं आती। और आपने देखा था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था। दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन मिला है एग्जिट पोल में, जो है पूर्व बहुमत। तो इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो जो है वो अपने आप करवा रहे होंगे। तो सुना आपने, श्रुति चौधरी भी उसी अंदाज में नजर आई, उसी तरह से उनके भी चेहरे उतरे हुए थे। वहीं अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमने अभी थोड़ी देर पहले बयान सुना था, तो उनके बयानों में एक उत्साह था, एक कॉन्फिडेंस था। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, आवाज लो है, और इस तरह से ये साफ पता चल रहा है, चेहरे की जो है उनकी झलक है वो ही बता रही है कि इस बार नतीजे उनके हक में नहीं आने वाले हैं, उनके पक्ष में नहीं आने वाले हैं। फिलहाल अनिल विज के बयान पर हम पहले चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी? अनिल विज का ही बयान आप देख लीजिएगा। अनिल विज बोल रहे हैं कि उनके हलके में वोटिंग ज्यादा हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हलके में वोटिंग कम हुई है। और यदि हम पुराने चुनावों के परिणाम उठाकर देखते हैं तो यह माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो रुझान होता है परिवर्तन का, और जहां वोटिंग कम होती है या वोटिंग लगभग उसी पैटर्न पर रहती है तो ये माना जाता है कि मतदाता परिवर्तन करने के मूड में नहीं है, वो यथास्थिति के मूड में है। यानी अनिल विज के हलके में वोटिंग ज्यादा हुई है, वो खुद मान के चल रहे हैं कि वो खतरे में पड़ गए हैं।
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एरिया में वोटिंग कम हुई है, यानी कि जनता ये मान के चल रही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। यानी कांग्रेस जिस जगह मजबूत है वहाँ वो अपनी पकड़ बनाए हुए है, और बीजेपी को ये डर लगने लगा है कि भाई जो वोटिंग ज़्यादा हुई है ये वोटिंग किधर जा रही है। सत्ता परिवर्तन इसका मतलब ये है कि अनिल विज खुद खतरे में पड़ गए हैं। हाँ, अभी आपने देखा होगा कि जब अनिल विज चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनको कई गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनकी घेराबंदी हो रही थी, जिसके चक्कर में वो बौखलाए हुए थे, उन्हें वो ढंग से प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। और उसके बावजूद उनके एरिया में यदि वोटिंग ज़्यादा हो रही है तो अनिल विज का चेहरा आपको खुद ही देख के बता रहा था कि वो भले ही सीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इस बार चुनाव जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अम्बाला कैंट की सीट इस बार शायद अनिल विज हार जाएं। वैसे तो ये शहरी सीट है, लेकिन इनके चुनाव क्षेत्र में कई हिस्सा ग्रामीण मतदाताओं को अभी है, और गांव में इस बार वो प्रचार करने जा ही नहीं पाए हैं, और शहर में उनको कितना वोट मिलता है यही उनकी किस्मत तय करेगा। और इस बार ग्रामीण क्षेत्र में मतदान ज़्यादा हुआ है शहरी क्षेत्र की तुलना में, तो अनिल विज को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। झटका तो खैर पूरी बीजेपी को लग रहा है, और अनिल विज के बयान से ये साफ हो रहा है कि उनके लिए चुनाव जीतना इस बार बहुत मुश्किल है। 2 दिन पहले तक तो वो मुख्यमंत्री पद का दावेदारी पेश कर रहे थे, आज वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, यानी पार्टी सीएम पद से अब वो पार्टी के ऊपर आ गए हैं कि भाई यदि हारे तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी पार्टी की है। मतलब कल तक अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाले अनिल विज आज सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि पार्टी जीती जाए भले। मतलब साफ है कि स्थिति बीजेपी भी समझ चुकी है, और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ऐसा कुछ बदलाव कर दिया है। बीजेपी पहले ही मानकर चल रही थी कि इस बार उसकी हालत खराब है, और वो ही चीज जब पीएम मोदी पीछे चले गए और आगे दूसरे नेताओं को कर दिया गया तो भी ये बात साफ ही हो गई कि बीजेपी समझ चुकी, क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं। लगातार जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से चुनाव कोई भी हो, जैसे कि आपने कहा भी अविनाश जी कि पंचायत चुनाव भी होता है तो पीएम मोदी आगे होते हैं, फ्रंट पे उन्हीं को ही आगे कर बीजेपी चुनाव लड़ती है, रैलियां होती हैं, रोड शो होते हैं। चुनाव के दिन अगले दूसरे किसी राज्य में जो है रोड शो करते नजर आते हैं पीएम मोदी। मतलब अगर आज हरियाणा में चुनाव था तो वो हो सकता था कि महाराष्ट्र में रोड शो कर देते। इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री करते रहे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री के जो बयान रहे महाराष्ट्र से, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहीं भी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की कि उनके राज्य में, उनके मतलब राज्य में जब से वो सत्ता में आए हैं तब से काम क्या हुए हैं। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की ही सरकार उन्होंने बनाई 2022 में, उसके बाद से महाराष्ट्र में क्या काम हुए इसका कहीं कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ उनके पूरे भाषण में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई थी, जिस पर पवन खेड़ा का जबरदस्त पलटवार भी आ गया। लेकिन फिलहाल जहां पर सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई हैं वो टिकी हुई हैं अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के नतीजे आने वाले हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, जिसके हम आपको प्रॉपर अपडेट देंगे, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे पूरा दिन। तो फिलहाल अब ये भी जान लेते हैं कि अशोक तंवर क्या कह रहे हैं, जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मतलब सुबह उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था और शाम को वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते नजर आ रहे थे, घर वापसी करते नजर आ रहे थे। तो क्या कुछ कहा है अशोक तंवर ने, वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल आया है, क्या मानना है आपका? देखिए, एग्जिट पोल ही है, और उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती हो, लेकिन उससे ज्यादा मैंडेट इस बार हरियाणा के लोग देंगे, ऐसा हम सब लोगों को यकीन है। और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है। पोल ऑफ जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी 55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि पुनः वापसी कर रहा है, और जो उनका संकल्प है भारत को जोड़ने का, हरियाणा के लोगों को जोड़ने का, उनको न्याय दिलाने का, लोगों की आवाज उठा करके बाबा साहब के संविधान की जिस तरीके से रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, आरक्षण को जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जो 7 गारंटियां दी हैं जाति जनगणना से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को और ज्यादा ताकत मिले, हर वर्ग खुशहाल हो, कर्मचारियों को लगातार 10 वर्ष, नौजवान, कर्मचारी, किसान, गरीब आदमी, ये तो बेचारे पिटते रहे। तो ऐसे में जो बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, और जो बात हम लोगों ने कही थी कि हाथ बदलेगा हालात,
वो सार्थक होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं वही हालात बदलने के लिए पार्टी ने घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2,000 रुपये हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6,000 रुपये है वो बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन वो देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे कानूनी रूप से। तो बहुत से वायदे हैं जिनको पूरा करने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया। जिस दिन आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस दिन भी कहा था कि एक एक लाइन इसकी पड़ी है, और जब ये कसौटी पर खरा उतरा है, जब हमने पूरा इसका आर्थिक तौर पे विश्लेषण कर लिया है, उसके बाद ही इसको आगे लोगों के बीच में हम लेकर के गए हैं। मैं सबका धन्यवादी हूँ। हरियाणा के सभी मतदाताओं का 2,80,00,000 लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप जनादेश ही आएगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी थी कि भाई हम हर तरीके तिकड़म लगाएंगे, तो हर तिकड़म की काट जो है वो जनता के वोट के पास होती है। जनता ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दे दिया। तो जैसे कि सुना आपने अशोक तंवर के बयान से, तो अभी से लग रहा है कि वो मान चुके हैं कि सरकार उनकी आ रही है। उन्होंने तो जनता का धन्यवाद भी कर दिया, मतदाताओं का धन्यवाद भी कर दिया। और ये उत्साह ये सिर्फ अशोक तंवर के बयान में नहीं है, उनके चेहरे पर नहीं है, तमाम विपक्षी दलों के चेहरे पर है। चाहे वो हरियाणा में कांग्रेस हो, चाहे वो एमबीए में शिवसेना हो, सभी ये विपक्षी दल मान रहे हैं कि ये तो बस अभी शुरुआत है, और अभी जब नतीजे आएंगे, जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तो ये और साफ हो जाएगा कि अब बीजेपी पिछड़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी एक वजह जो जानकार भी दावा कर रहे हैं, वो राहुल गांधी का जो है चुनावी मैदानों में उतरकर, जमीन पर उतर के जनता से संपर्क साधना बहुत बड़ा फैक्टर इसके लिए माना जा रहा है। फिलहाल पहले अशोक तंवर के बयान पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। हाँ, अशोक तंवर का जो कहना है कि उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर बोला है। हाँ, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है यदि सारे एग्जिट पोल एक दिशा की तरफ जा रहे हैं तो वो बता देते हैं कि कोई बहुत बड़ी लहर चल रही है। सीटों का अंदाजा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस 50 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीटों की संख्या 60 से ऊपर जा रही है। क्योंकि जब हम लोग भी आंकड़े का विश्लेषण करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रख, जो लहर चलती है तो उस समय भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कई बार किसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव है या नहीं है। लेकिन इस बार जो देखा गया है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, कांग्रेस का हर एरिया में ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई दिया। चाहे वो जाटलैंड की बात हो, चाहे जीटी रोड की बात हो, उत्तर हरियाणा हो, दक्षिण हरियाणा हो, कहीं पर भी हो, वहाँ हर जगह आप कहीं पर भी जाते थे तो आपको साफ साफ दिखाई देता था बीजेपी के लिए ज़बरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की एक कोशिश हुई थी दलितों का मुद्दा उठाते हुए। हरियाणा में करीब 21% वोट दलितों का है, उन्होंने शैलजा के बहाने दलितों का मुद्दा उठाया था, लेकिन कुमारी शैलजा तो खुद में चुनाव प्रचार में कूद पड़ी। और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा दलित चेहरा था वो अंतिम समय पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चला गया। यानी बीजेपी के पास जो दलितों का थोड़ा बहुत वोट था वो भी उनके हाथ से जाता हुआ अंतिम समय पर दिखाई दिया। तो हरियाणा के लिए तो बीजेपी के नेता ही मान चुके हैं कि वो लगभग चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। अनिल विज का बयान आया, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इस समय पूरी तरीके से खामोश हो गए हैं, किसी के बयान नहीं आ रहे हैं। और बयान आ भी रहे हैं तो आप देख रही हैं कि भाई जो एग्जिट पोल के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं, हाँ, कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, इवन लोकसभा चुनाव में जब जो एग्जिट पोल 400 सीटें बीजेपी को दे रहे थे और वो दावा कर रहे थे कि हम इसके ऊपर जाएंगे, जबकि डीवी लाइव ने जो एग्जिट पोल दिखाया था लोकसभा चुनाव में भी, वो हमारा एग्जिट पोल एकदम सटीक बैठा था और उस पर वो लोग तंज कस रहे थे। भाई एग्जिट पोल जो है उनके फेवर में आएगा तो वो उसको मानेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे, सीधा सीधा। तो और अब लेकिन अब जो तो जनता समझ चुकी है कि कौन से नतीजे क्या रहेंगे, आंकड़े कितने सटीक रहते हैं, ये तो लोकसभा चुनाव में भी पता चल चुका है कि डीवी लाइव का एग्जिट पोल का जो आंकड़े थे और जो नतीजे आए उसमें कितनी समानता निकली। तो इसलिए ये कटाक्ष का तो कोई मतलब नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एग्जिट पोल से एक लहर दिखाई दे जाती है कि भाई एक पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि जो टीवी चैनल हैं वो आपको ही पता है कि वो एक बस सिर्फ विपक्ष की बात तो दिखाते ही नहीं है, लेकिन यदि उनके एग्जिट पोल इस चुनाव में कांग्रेस की जीत बता रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि जीत कितनी बड़ी होने वाली है। जो दिखाया जा रहा है जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। ये आप मान के ये 60 से ऊपर सीटें जानी ही हैं। हमारे एग्जिट पोल में भी करीब 65 सीटों के करीब बताया गया है, और ये मान के चलिएगा 65 के आसपास सीटें कांग्रेस को वहाँ मिल रही हैं। और ये बीजेपी के नेताओं के चेहरे तो आपको उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
सबसे बड़ा जो खुद ही बीजेपी चाहे शब्द से कुछ भी मोह ले, लेकिन चेहरे उनके बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर चेहरा बोल कुछ रहा है और शब्द कुछ और निकल रहे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बीजेपी नेताओं के बयानों में। लेकिन अभी कुछ और भी लोगों के बयान आए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े आते ही बीजेपी हो चाहे दूसरे दल हो, उसमें खलबली मच गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी में बेचैनी है, बीजेपी के सहयोगियों में बेचैनी है। वहीं जो एमबीए गठबंधन है, चाहे इंडिया गठबंधन है, विपक्षी दल जितने भी, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो उसी को लेकर अब केसी त्यागी जो जेडीयू नेता हैं, उनका भी बयान आया है। पहले केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, बने रहिए। लेकिन पहले केसी त्यागी को सुनते हैं। सत्ता में आएगी ऐसा एग्जिट पोल और कांग्रेस, हालांकि अनिल विज ने कहा वोट प्रतिशत में कमी चुनाव लड़े हैं और मैं जहां से लड़ा हूं वहां 3% ज्यादा वोट पड़े हैं। इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का दौर चल रहा है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी, यद्यपि मुकाबला खड़ा है। दूसरा सवाल सर यह है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि 5 हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि केसी त्यागी का भी अब बयान आ गया है, मतलब एग्जिट पोल बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। इस पर घमासान छिड़ा हुआ है, परेशान है, आरएसएस भी परेशान है। और आरएसएस अभी से परेशान नहीं है, आरएसएस तो पिछले कई दिनों से परेशान है। लगातार संघ और बीजेपी के बीच की खटपट सामने आती नजर आ रही है। और अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना हुआ है अध्यक्ष पद की कुर्सी, जो साफ हो चुका है कि जेपी नड्डा की कुर्सी तो जा रही है, लेकिन उस पर सीट किसे अब बिठाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है मोदी, शाह और संघ के बीच में। तो इसको लेकर जो है संघ की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं, उससे भी साफ हो चुका है कि अभी पहले अध्यक्ष पद की कुर्सी खतरे में है और उसके बाद पीएम पद की कुर्सी खतरे में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अविनाश जी, बताइए। हाँ, इस बार आरएसएस की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनका साफ साफ इशारा है कि इस बार बीजेपी का जो अध्यक्ष बनेगा वो मोदी और शाह की पसंद का नहीं होगा, बल्कि आरएसएस की पसंद होगी जिस पर उनको मोहर लगानी है। नाम कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में संजय जोशी के नाम की चर्चा शुरू हुई, लेकिन अब उनका नाम पिछड़ चुका है। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम चर्चाओं में आया है, लेकिन उम्मीद उसकी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि संघ भी नहीं चाहेगा कि संगठन और सत्ता के बीच में मतभेद ज़्यादा दिखाई दें। तो अभी तो कई नाम आएंगे और वैसे भी कहा जाता है कि नाम चौंकाने वाले आते हैं बीजेपी के अंदर, तो कई लोगों के। लेकिन इस बार बीजेपी का वही तो सब खत्म करने के लिए संघ अड़ गया है। हाँ, संघ की तरफ से ये मैसेज जरूर दे दिया गया है कि इस बार जो नाम जाएगा वो आरएसएस की तरफ से जाएगा और उस पर मोदी और शाह को मोहर लगानी है। अब तक होता यह था कि नाम जो आता था वो बीजेपी हाईकमान की तरफ से आता था और संघ उस पर मोहर लगाता था। इस बार ये चीज़ उल्टी हो रही है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि नाम जब तक मोदी और शाह उस पर तैयार नहीं होंगे तब तक वो नाम तय नहीं होगा। अभी कई नाम आएंगे, अभी जैसे आप बताया कि संजय जोशी का नाम आया है या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आया है, इससे पहले सुनील बंसल का नाम था, तो तमाम लोगों के नाम है और बीजेपी में नाम तो चलते रहते हैं। तो अभी इंतजार करना है कि अभी भाई जो अध्यक्ष का चुनाव होना है वो दिसंबर में होना है। अभी तो वहाँ कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बाद वहाँ राज्यों के चुनाव होंगे, संगठन के चुनाव होंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो जनता दरबार लगाने वाले थे उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो पहुंच चुके हैं वहां पर। और जैसा कि देखा गया है पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे दाव चले हैं जिससे बीजेपी चित्त नजर आई है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ये सरकार गिरा देगी, दिल्ली सरकार गिरा देगी, लेकिन आखिरी समय पर केजरीवाल ने ऐसे दाव चले, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद से ताबड़तोड़ प्रचार में केजरीवाल कूद पड़े हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही वो उन्होंने अपनी कमर कस ली है। और जनता दरबार का उन्होंने जो ऐलान किया था उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। जनता दरबार के लिए जो पहुंचना था केजरीवाल को वो पहुंच चुके हैं। और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे अविनाश जी हमारे सहयोगियों को, हमारे दर्शकों? दिल्ली में अगले फरवरी में चुनाव होना है, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो ये मान के चलिएगा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार के मोड में है। और बीजेपी से सबसे बड़ी जो गलती हुई वो यही हुई कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डालना, क्योंकि उससे आम आदमी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति का एक वेव तैयार हो रही है। आपने देखा होगा कि जिस बड़े नेता को किसी मतलब ऐसे मामले में जिस पर कोई कोर्ट ने भी कह दिया केजरीवाल के मामले को लेकर, तो इन पर तो कोई मामला बनता ही नहीं था, और लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल करीब 5 महीने जेल में रहे। और अब जब वो बाहर आए तो उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया है और वो अब जनता के बीच में निकल गए हैं।
आपने देखा होगा कि जैसे आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला गया, जबकि 3 महीने पहले जब चंद्रबाबू नायडू को जब जेल में गिरफ्तार किया गया था, मतलब उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, उससे 3 महीने पहले तक हमारे तरफ से जो शुरुआती आंकड़े जुटाए जा रहे थे तो उसमें यह बताया जा रहा था कि YSRCP की वहाँ लहर चल रही है। चुनाव में टीडीपी को सीटें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले जब 2019 में चुनाव हुआ था तो वो सिंगल डिजिट में आ गए थे, तो उनकी सीटें कुछ बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया, जनता की सहानुभूति एकदम से चंद्रबाबू नायडू के प्रति बढ़ती चली गई, और जब चुनाव हुआ तो जो लहर YSRCP के पक्ष में दिखाई दे रही थी वो टीडीपी के पक्ष में दिखाई देने लगी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से स्वीप कर दिया चंद्रबाबू नायडू ने। अब बीजेपी को यही खतरा दिल्ली और झारखंड में दिखाई दे रहा है। झारखंड में आपने देखा होगा कि अभी इस समय कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है, उनकी यात्रा में ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है, और खासतौर पर महिलाओं की संख्या उसमें ज़्यादा है, और उसमें अभी वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा रही हैं, और जिस पर पब्लिक का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बीजेपी को इसका बहुत डर भी लग रहा है। आपने देखा होगा कि बीजेपी जहाँ कहीं भी चुनाव होता है तो अमूमन जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होती है उससे 2 या 3 दिन पहले वो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन झारखंड में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र दे दिया है। अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, उनका घोषणा पत्र भी आ गया है। वो 5 वादे लेके आए हैं, 5 प्रण बोल रहे हैं, तो और लेकिन ऐसा आपने कहीं नहीं देखा है कि बीजेपी की तरफ से चुनाव के ऐलान से पहले किसी तरीके का घोषणा पत्र आता हो, और उस घोषणा पत्र में बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी ना हो, ना पीएम हो, ना बीजेपी के अध्यक्ष हो, ना अमित शाह हो, वहाँ लोकल स्तर पर ही वो जारी कर दिया गया। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है, क्योंकि बात यहाँ एग्जिट पोल की हो रही है, क्योंकि बात यहाँ मोहन भागवत के बयान की भी हो रही है, तो यहाँ पर देखने वाली बात जो है अविनाश जी वो ये कि पिछले कई दिनों से संघ और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही थी। ये मानकर चला जा रहा था कि अब संघ पूरी तरह से बीजेपी को ये जताने पे, ये दिखाने पे जुट गया है कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे, जो आंकड़े आए हैं, या उससे पहले जो लहर नजर आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर रहा हो, चाहे वो जो है हरियाणा चुनाव रहे हो, या आगे आने वाले जितने भी चुनाव है, क्योंकि जो ये एग्जिट पोल आए, इन आंकड़ों ने कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे दिया है कि आगे आने वाले जो भी चुनाव है, जैसा कि आपने भी कहा कि झारखंड में अभी से बीजेपी मानकर चल रही है कि स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर हालात उसके खराब हैं, तो इसीलिए इतनी जल्दी जो है घोषणा पत्र भी जारी किया गया। तो इस वजह से यहां पर थोड़ा सा संघ का रुख अब बदला हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात को दोबारा से उठा दिया। ये बयान उनके पहले आया करते थे कि एकजुट होना है, एक ही डीएनए है, हिंदुओं को एक करने की बात जो थी पहले शुरुआत में ही किया करते थे, और अभी बीच में संघ कुछ उखड़ा उखड़ा था। लेकिन जैसे ही ये लहर जो बीजेपी के विपरीत होती दिखाई दे रही है, उसने संघ प्रमुख के बयानों में भी थोड़ा बदलाव कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? हाँ, एक्चुअल में क्या है, सत्ता जरूरी संघ के लिए भी है, और सत्ता यदि चली जाएगी तो जाहिर सी बात है जो संघ के काम हो रहे हैं उनको वो भी परेशानी आ जाएगी। पिछले महीने केरल के त्रिशूर में संघ की बैठक हुई थी, उसमें भी संघ की तरफ से डर जाहिर किया गया था। बीजेपी से कहा गया था कि इस समय राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ रही है, यदि वो उसको नहीं थामा गया तो बीजेपी एक के बाद एक सारे राज्य हारती चली जाएगी। उसका एक ट्रेलर तो आपको दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आपको दिखाई दे रहा है कि अभी जो वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बता दिया गया कि बीजेपी साफ हो रही है, और कुछ ऐसी हालत महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चल रही है। तो संघ भी डरा हुआ है कि अगर सत्ता चली जाती है तो फिर उसके लिए परेशानी की खड़ी होने वाली है, इसलिए संघ भी अब बीजेपी के साथ में अब ज़्यादा सख्ती दिखाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का बयान आता है पहले कि एकजुट हो जाओ, अगले दिन मोहन भागवत का बयान आता है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। लेकिन आप यदि बीजेपी की राजनीति देखें तो जितने भी राज्यों में उन्होंने सीएम बनाए वो हमेशा बंटवारा करके बनाए हैं। वो जैसे हरियाणा को ही आप ले लीजिएगा, हरियाणा में उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला, जबकि वहाँ सबसे बड़ी जाति जो थी वो जाट थी। जाटों को उन्होंने बिल्कुल अलग में फेंक दिया उठा के, सत्ता में कोई भागीदारी नहीं दी। वहाँ से जो भी जाट नेता चुनाव जीत कर भी आए तो उनको केंद्र में भी मंत्री पद नहीं दिया गया, वहाँ से आपने ओबीसी नेता ही चुने। पंजाब में अध्यक्ष पद को ही देख लीजिए। हाँ, पंजाब में अध्यक्ष पद आपने दिया जाट को, लेकिन उनके पास में कोई पावर नहीं है, जबकि वहाँ पंजाबी बाहुल्य। हाँ, पंजाबी बाहुल्य बीजेपी वहाँ शुरुआत से ही हिंदू राजनीति कार्ड खेलती रही है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन रहता था। तो अकाली दल वहाँ पंथ की राजनीति करते हैं, तो वो मान के चलती थी सिख समाज का वोट अकाली दल के सहारे हमको मिल जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने वहाँ पंजाबी वो बना दिया, उन्होंने मंत्री बना दिया है। लेकिन पंजाब में आपने जाट अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन उससे आपने कोई मशवरा नहीं किया
सीधा आपने बिट्टू को मंत्री बना दिया। इस बात की नाराजगी सुनील जाखड़ में भी थी कि भाई आपको किसी को मंत्री बनाना है तो कम से कम जो लोकल लीडरशिप है उसको पहले मैसेज तो दे दें। आपने एकदम से जो दूसरा जाखड़ के पास में अध्यक्ष पद है लेकिन उनके पास में ताकत कुछ नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने बेहद खास विजय रूपाणी है उनको वहाँ का प्रभारी बना के बैठा दिया है। जो भी फैसले लेते हैं वो विजय रूपाणी लेते हैं, जाखड़ को तो सिर्फ दस्तखत करने होते हैं। इसलिए अब उन्होंने कहा कि भाई ये दस्तखत की जो पावर है वो भी आप ले लीजिएगा। और वो इस्तीफा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो पार्टी की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं और उनके पार्टी छोड़ने की भी खबरें आ रही हैं। ये अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है कि चन्नी के संपर्क में वो हैं और कभी भी कोई या तो वो दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या पंजाब में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उससे खलबली मच गई है। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख के बयानों में भी बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि कहीं ना कहीं संघ के लिए भी अभी बीजेपी का सत्ता में रहना जरूरी है, इसलिए उसने अपने रुख में थोड़ा सा बदलाव किया है। यानी कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से पहले ही इस बात का अंदाजा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो संघ हो, उनको लग चुका है कि अब बीजेपी की लहर नहीं चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है और इस चीज को बीजेपी समझ रही है। ये बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है राहुल गांधी ने। और इस तरह की तमाम जानकारियां जो है आ रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अनिल विज का हो चाहे वो दूसरे बीजेपी नेताओं के बयान रहे हो, तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे बीजेपी बेचैन है, आरएसएस बेचैन है और ये स्थिति और ये हालात बता रहे हैं कि आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें भी बीजेपी बैकफुट पर हो सकती है। फिलहाल आज के लिए आप सभी साथियों का मेरे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ये कार्यक्रम देखने के लिए। हमने आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।